गुजरात में एक छोटा सा शहर है वेरावल। और इस वेरावल शहर में 11 नवंबर 2025 को एक वारदात होती है। एक घर में मौजूद एक महिला रहस्यमयी हालत में मरी हुई पाई जाती है। इन महिला का नाम था भावना बेन। भावना बेन जब उनकी मौत हुई तो वो घर में अकेली थी। भावना का भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, और पति उस वक्त काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। लेकिन जब तक वो लौटे और घर वालों ने जब तक रियलाइज़ किया तब तक देर हो चुकी थी। भावना बेन की जो बॉडी है वो घर के अंदर उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बाहर से उनके मकान में ताला लग रहा था, यानी दरवाज़ा बंद था। जब घर के लोगों ने पहली बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की और भावना को आवाज़ लगाई या मोबाइल पर उनके कॉल किया तो अंदर से कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं उठ रहा था। ऐसे में घर वालों को चिंता हुई और उन्होंने किसी तरह से ताला खोलकर या तोड़कर घर के अंदर एंट्री की। लेकिन घर के अंदर जाते ही लोगों के कदम ठिठक गए। ठिठक क्यों गए? क्योंकि अंदर बिस्तर पर भावना बेन मृत पड़ी हुई थी। बिस्तर की हालत देखकर लगता था कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है। और बाहर भी ताला लगा हुआ था दरवाजे पर, यह भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। तो ऐसे में भावना बेन को घर के लोग तो सबसे पहले अस्पताल ही लेकर गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई उम्मीद बची हो, जान बची हो। और साथ ही साथ पुलिस को भी इसके बारे में इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया और जांच आगे बढ़ाई गई। 11 नवंबर 2025 इस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने दो खास चीज़ों पर गौर किया। पुलिस की निगाह गई। एक चीज़ तो यही थी जिस पर सबकी निगाह थी, वो ये कि अंदर भावना बेन का मृत पड़ा होना और बाहर उनके दरवाजे पर ताला लगा होना। अब या तो ऐसा नेचुरल डेथ के केस में हो सकता है, लेकिन और वो तब हो सकता है जब किसी ने भावना बेन को बताया हो कि तुम घर में रहो, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रहा हूँ और फिर मैं आकर ताला खोलूंगा। कई बार ऐसा होता है, घर वाले जो शहरों में रहते हैं वो इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं ताकि अंदर से बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब भावना बेन के परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने इस तरह की कोई भी बात होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई ताला बंद करके वो नहीं गए थे और भावना बेन घर में जब अकेली रहती थी तो वो अंदर से ही बंद रखती थी। तो ये एक शक पैदा करने वाली बात थी, यानी कोई ऐसा ज़रूर था जिसने भावना बेन के साथ कोई ज्यादती की, उनकी जान ली और बाहर से ताला लगाकर चला गया। ये शक पैदा हो रहा था पुलिस को। और दूसरा, जब पुलिस ने बहुत गौर से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया, खासकर भावना बेन के बिस्तर की जांच की जहां पर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, लाश पड़ी हुई थी, वहां पुलिस ने खून की कुछ छोटी छोटी बूंदें नोटिस की। कुछ ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स टाइप की चीज़ें पुलिस को वहाँ खून की नज़र आई। ये भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। अगर ये नेचुरल डेथ था तो ऐसा होने की चांसेस जो है वो नहीं के बराबर थे। अगर ऐसा हुआ था तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई ना कोई साजिश इस मौत में ज़रूर होगी, ऐसा पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने भावना बेन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि भावना के शरीर में जहरीली चीज़ मौजूद है। और जब बॉडी को डॉक्टर्स ने माइन्यूटली एग्जामिन किया तो उसमें डॉक्टर्स ने इंजेक्शन मार्क्स भी नोटिस किए, यानी भावना को कोई इंजेक्शन लगाया गया था जिससे शायद शरीर में कोई जहरीली चीज़ पहुंचाई गई थी, भेजी गई थी। ये एक बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। और दूसरी बात ये सामने आई कि भावना की स्मॉदरिंग की गई थी, यानी उनकी सांस रोककर उनकी हत्या की गई थी। ये दो फैक्ट्स उभरकर सामने आए। अब सवाल यह है कि भावना के घर में कौन आया, किसने सांस रोककर भावना की हत्या की, किसने भावना को इंजेक्शन लगाया। ये सारे सवाल बहुत बड़े थे और साथ ही सवाल ये भी था कि इस कत्ल के पीछे का मोटिव या इंटेंशन क्या हो सकता है। हालांकि मोटिव या इंटेंशन के तौर पर एक बात पुलिस को समझ में आ रही थी, वो ये कि भावना के गले में एक सोने का हार था, वो हार गायब था और भावना के हाथों में कई अंगूठियां थी, वो भी गायब थी। तो हो सकता है कि रॉबरी मोटिव हो, लेकिन ऐसा कौन सा रॉबर या लुटेरा होगा
जो घर के अंदर घुसे, सुई लगाकर कत्ल करे, बाहर से ताला लगाए और फिर गायब हो जाए। ऐसा तो वही कोई हो सकता है जो इस परिवार को जानता हो और भावना के पास आता जाता हो, क्योंकि अगर कोई अजनबी आदमी भावना के घर में घुसने की कोशिश करता तो फोर्सफुल एंट्री के निशान होते। कोई जोर जबरदस्ती, कोई चीख, दरवाजे पर कुछ तोड़ फोड़, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में लगता था कि शायद जो भी कातिल था वो भावना बेन को जानता था। अब पुलिस जो है इस कातिल के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी और इसी सिलसिले में 24 साल के एक नौजवान जिसका नाम है श्यामनाथा भाई चौहान, उसका नाम पुलिस के सामने आया। इसका नाम सामने क्यों आया? क्योंकि ये एक मेल नर्स है और ये मेल नर्स अक्सर इसी शहर में, बेरावल शहर में घूम घूम कर लोगों को अपनी सर्विसेज दिया करता है। यानी किसी को कोई इंजेक्शन लगवाना हो, कोई मेडिकल एड की ज़रूरत हो तो ये श्यामनाथा भाई चौहान उनकी मदद किया करता है, बदले में लोग उसे पैसे देते हैं। ये श्यामनाथा जो है उस शहर में 3 अलग अलग अस्पतालों में काम भी कर चुका था, तो उसे मेडिकल की नॉलेज थी, जानकारी थी। अब श्यामनाथा भाई चौहान का भावना बेन से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि भावना बेन अपने घर के बाहर एक पान मसाले की दुकान चलाया करती थी। इस दुकान में ये श्यामनाथा भाई चौहान जो है अक्सर मसाला वगैरह खरीदने आया करता था। इसके साथ ही चूंकि भावना बेन को थायराइड की शिकायत थी तो कई बार ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए वो श्यामनाथा भाई चौहान को बुलाया करती थी। तो एक कनेक्शन श्यामनाथा भाई चौहान के साथ भावना बेन का ये भी था। और ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए जब इसको बुलाया जाता था तो जाहिर है फिर इसकी घर में एंट्री होगी, एक्सेस होगी। अब पुलिस ये पता करने लगी कि क्या 11 नवंबर या उसके आसपास भावना बेन अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहती थी या क्या उन्होंने श्यामनाथा भाई चौहान को बुलाया था। जब पुलिस ने ये जानकारी जुटाई तो पता चला कि हाँ, 11 नवंबर को भावना बेन ने श्यामनाथा भाई चौहान को बुलाया था घर में ब्लड टेस्ट के लिए। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने फिर शाम को गिरफ्तार करने में देर नहीं की। फौरन पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू की और उसे अरेस्ट कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्यामनाथा भाई चौहान ने पूछताछ के थोड़ी ही देर बाद यह कबूल कर लिया कि उसी ने, जब भावना बेन बेहोश हो गई तो एक गीले कपड़े से उनका नाक और मुंह ढककर मैंने भावना बेन की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि उनको एनेस्थीसिया का सुई तुमने कैसे लगा दिया, वो कैसे तैयार हो गए एनेस्थीसिया का सुई लगाने के लिए? तो श्यामनाथा भाई चौहान ने बताया कि भावना बेन ने मुझे खुद ब्लड टेस्ट के लिए अपने घर बुलाया था और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। मैं भावना बेन को लूटना चाहता था, उनके सोने की ज्वेलरी वगैरह पर मेरी नज़र थी और मैं एक बार पहले भी 11 नवंबर को भावना बेन के घर आया था, लेकिन तब घर में कोई और मौजूद था तो मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर से ही निकल गया। और इसके बाद जब मैं दोबारा आया तो भावना बेन घर में अकेली थी और मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है। फिर मैं पूरी तैयारी से भावना बेन के पास आया। ब्लड टेस्ट के बहाने जो भी इंजेक्शन लगाना था और ब्लड कलेक्ट करना था वो सब तो मैंने किया, लेकिन साथ ही श्याम ने ये बताया कि उसने भावना बेन को एक इंजेक्शन अलग से लगाने का सुझाव दिया। भावना बेन ने पूछा ऐसा क्यों, किस बात का इंजेक्शन? तो फिर श्यामनाथा भाई चौहान ने बताया कि ये इंजेक्शन लगाने से थायराइड में तुम्हें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो भावना बेन को ये आइडिया जंच गया और उन्हें लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है, श्याम को चूंकि वो पहले से जानती है तो वो उसकी मदद करना चाहता है तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। भावना वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो गई और चूंकि श्यामनाथा भाई चौहान जो है वो साजिश के तहत ये इंजेक्शन लेकर आया था तो उसमें उसने बेहोशी की दवा मिला ली थी। यानी पूरा का पूरा एनेस्थीसिया का जो एक हेवी डोज होता है वो उसने इंजेक्शन में भर रखा था और वही इंजेक्शन उसने थायराइड की दवाई बताकर भावना बेन को लगा दी। लगाते ही भावना बेन थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई और जब भावना बेन बेहोश हो गई तो इस मेल नर्स ने, श्यामनाथा भाई चौहान ने भावना बेन को स्मॉदरिंग कर, यानी सांस रोक कर, नाक और मुंह बंद कर भावना बेन की हत्या कर दी, उनकी जान ले ली। पुलिस की हिरासत में आने के बाद श्याम ये बात कबूल चुका था और सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से वो पुलिस को बता रहा था। अब पुलिस ने उससे और सख्ती की और सख्ती करने के बाद उसने एक और कहानी सुनाई। वो कहानी और शॉकिंग थी। वो कहानी ये थी कि श्यामनाथा भाई चौहान ने करीब 5 महीने पहले जुलाई के महीने में इसी साल 2025 में एक और शख्स का भी कत्ल किया था। उस नौजवान का नाम था अभिषेक। अभिषेक जो है
कोई और नहीं बल्कि ये जो श्यामनाथा भाई चौहान है उसका एक अच्छा दोस्त था। लेकिन अभिषेक के पास जो सोने के जेवर थे या जो रुपए पैसे थे उस पर श्यामनाथा भाई चौहान की नीयत पहले ही खराब हो चुकी थी और वो अभिषेक की जान लेना चाहता था। इत्तेफाक से श्याम को ये मौका मिला। जुलाई के महीने में एक बार अभिषेक को अपने पाँव में तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने पैरों में दर्द की शिकायत अपने दोस्त से की और श्याम से कहा कि यार प्लीज़ कुछ दवाई लेकर चले आओ, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। श्याम जो है अपने साथ दवाई लेकर आया और इसके अलावा उसने कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर की बोतल में 8 से 10 नींद की गोलियां मिला दी। मॉर्फिन की गोलियां, नींद की गोलियां उसने सोडा वाटर में मिला दी और उसने धोखे से अपने दोस्त अभिषेक को वो नींद की गोलियों वाला सोडा वाटर पिला दिया। अब अभिषेक जो है वो भी घर में इत्तेफाक से अकेला था और वो ये नशीला सोडा पीते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ठीक उसी मोडस ऑपरेंडी से, जिस मोडस ऑपरेंडी से या जिस तरीके से उसने भावनाबेन का कत्ल किया था, उससे पहले उसने अभिषेक का उसी तरीके से कत्ल किया। एक गीले तौलिए से उसने नाक और मुंह दबाकर अभिषेक की जान ले ली। बेसिकली गीले तौलिए से तो उसने भावनाबेन की हत्या की थी, लेकिन अभिषेक की हत्या उसने एक तकिए से की थी। तकिए से अभिषेक का नाक और मुंह उसने तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांस घुट नहीं गई। इस तरह से उसने अभिषेक की हत्या कर दी और उसके पास जो कीमती चीज़ें, कुछ ज्वेलरी और 20,000 रुपये कैश थे, वो सारी चीज़ें लेकर वो फरार हो गया। तब से लेकर अब तक, जब तक कि श्यामनाथा भाई चौहान पकड़ा नहीं गया, तब तक इस कत्ल के राज पर पर्दा पड़ा हुआ था और किसी को पता ही नहीं था कि ये कत्ल या अभिषेक की मौत के पीछे श्यामनाथा भाई चौहान का हाथ हो सकता है। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखिए या किस्मत का खेल देखिए कि जब भावनाबेन के कत्ल के मामले में श्यामनाथा भाई चौहान गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, सख्ती की, तो उसने न सिर्फ भावनाबेन के मर्डर की बात कबूल की बल्कि उसने अभिषेक की हत्या करने की बात भी मान ली। और उसने बताया कि इन लोगों से ज्वेलरी और कैश वगैरह लूटने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इन्हीं पैसों से मंगलसूत्र भी बनवाया है और इसके अलावा उसने कुछ सोना वगैरह के में अपना पैसा इन्वेस्ट भी किया है। तो देखा जाए तो वो एक एक कर, पहले उसने जुलाई में एक हत्या की, फिर उसने नवंबर में एक हत्या की, एक एक कर वो कत्ल की घटनाओं को अंजाम देता जा रहा था और अलग मोडस ऑपरेंडी से, बिल्कुल अनोखे तरीके से गोली बंदूक या छुरी चाकू का इस्तेमाल करने की जगह वो दवाओं का, मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा था। कभी वो नशे की गोलियां, नींद की गोलियां खिला देता तो कभी नशीला इंजेक्शन दे देता और इस तरह से वो लोगों की हत्याएं कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने अनौपचारिक तौर पर आज तक के संवाददाता से बातचीत करते हुए और पत्रकारों से गुफ्तगू करते हुए ये माना है कि अगर ये लड़का पकड़ा नहीं जाता तो शायद इसी मोडस ऑपरेंडी से वो आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता था। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसका हौसला बढ़ चुका था। वो पहले उसने हत्या की, वो पकड़ा नहीं गया, तो फिर उसने दूसरी घटना को अंजाम दिया। यानी एक ऐसा शख्स जो भावी सीरियल किलर था, जो वुड बी सीरियल किलर था, उसे गुजरात के बेरावल शहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बैक टू बैक 5 महीने के अंतराल में हुए 2 कत्ल के सनसनीखेज मामलों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।